नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। इसमें जो लेखपाल या पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं और इनके साथ साथ टेट या सीटेट या सुपर टेट की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें भी हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए उचित है। तो आइए चलते हैं। आपने जो कल जो पढ़ा था हिंदी वर्णमाला से संबंधित, हिंदी वर्णमाला में आपने कल पढ़ा स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में कि पूरी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। तो एक बार हम फिर से यहाँ पुनः रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आपकी होती है 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। और अब स्वरों की संख्या पूछें तो कि हिंदी में स्वरों की संख्या या हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अच्छा, पूछा है कि हिंदी के स्वर, तो हिंदी के स्वर होते हैं केवल 10, क्योंकि जो आपका जो री जो बनता है, ये री संस्कृत वर्णमाला से लिया गया है, ये संस्कृत भाषा का है, तो इसलिए हिंदी के स्वर 10 और हिंदी में कुल स्वर या हिंदी में स्वर तो 11 है। और व्यंजन वर्णों की संख्या आपकी होती है 33, जिसमें आपके 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म वर्ण माने जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, तो पहले हम छोटी सी ये रूपरेखा जो दी गई है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि वर्ण को बांटा गया 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर को 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये होता है उच्चारण में जो समय जो लगता है, कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनको ये 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 4, आ, ई, उ और री। ये आपके 4 मूल स्वर कहलाते हैं। यही 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं गुरु स्वर या संधि स्वर, और इनकी संख्या होती है 7। और ये जो प्लुत स्वर हैं, ये त्रिमात्रक स्वर कहलाता है, और ये केवल संस्कृत वर्णमाला में अधिकांशतः प्रयोग किए जाते हैं। अब यदि हम देखें व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण जो आपके होते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33, और ये 3 प्रकार में बांटे गए, 3 वर्गों में, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। जिसमें जो आपके स्पर्श से जो व्यंजन है, स्पर्श से व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 25, अंतस्थ की 4 और ऊष्म की 4। इस तरह से टोटल आपके जो व्यंजन वर्ण हैं वो 33 माने जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। जो व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है व्यंजन का, वो किस प्रकार से है। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, जिसमें पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इसमें आपके 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण लिखे हुए हैं। आप ये भी देख रहे होंगे प्रत्येक वर्ग के वर्ण पर हलंत लगा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि जितने भी आपके व्यंजन वर्ण हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो हलंत होती है, और ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो आपका फिर आगे आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ को हम कहते हैं, अंतस्थ वर्ण आपके 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इसके बाद आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है, छे, त्र, ज्ञा और स्रा। इस तरह आपके 33 व्यंजन वर्ण होते हैं आपके, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं। अब कल आपको बताए थे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, हड़ा और ढ़ा। इसके बाद आपका आगे आता है, आगे जो प्रयत्न के आधार पर जो वर्णों को रखा गया है, किस प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं ये। तो जिसमें कि आप पहले देख रहे होंगे स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन में जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं उन्हीं को स्पष्ट व्यंजन कहा जाता है। आप इनके नाम से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, स्पर्श, स्पष्ट, स्पष्ट, स्पर्श। यानी कि इनका नाम थोड़ा मिलता जुलता है, तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, और विकल्प में आपके दिए हों स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म,
तो अगर आपको किसी विकल्प में स्पर्श लिखा हुआ मिले तो मुझे वो विकल्प चुन लेना है। तो स्पष्ट जो प्रयत्न है उसमें सभी आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं। दूसरा यहीं से पॉइंट निकल के आता है, जो स्पष्ट व्यंजन जो होते हैं या स्पर्श व्यंजन का से मातक होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद आगे आपका दूसरा जो है स्पष्ट संघर्षी, इसमें क्या होता है कि इसमें श्वास घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इसमें ऐसा होता है कि हमारे मुख के कोई दो अंग पहले स्पर्श करते हैं, बाद में घर्षण की स्थिति बनती है। तो ये ऐसे वर्ड चार वर्ड होते हैं और वो 4 वर्ड हैं आपके चा, छा, जा, झा। आप इनका उच्चारण भी बड़े आसानी से करके देख सकते हैं कि इनका उच्चारण किस प्रकार से हम कर रहे हैं। चा, छा, जा, झा। इसमें पहले स्पर्श होता है, बाद में घर्षण के साथ वायु या श्वास बाहर निकलती है। आपका जो दूसरा है संघर्षी व्यंजन वर्ण, संघर्षी में यह होता है कि आपने मुख के कोई 2 अंग स्पर्श होने से वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। पहले क्या होता है कि मुख के कोई 2 अंग स्पर्श करते हैं, जिससे हमारे मुख का वायु का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, वहीं रुक जाता है, फिर घर्षण करते हुए श्वास बाहर निकलता है। तो उसी के साथ तो इसमें आपके जो वर्ण आते हैं ये लिखे हुए हैं खा, गा, जा, फा, सा। इनका आप उच्चारण भी बड़े आसानी से करके देख सकते हैं कि मुख के कोई 2 अंग स्पर्श होने के साथ ही हमारी जो श्वास है, जो वायु है, वो घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन में श्वास नाक के द्वारा बाहर निकलती है, या जो भी वर्ड बोले जाते हैं वो नासिका से बोले जाते हैं। और ये वर्ड आपके 5 वर्ड होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड और 5 ही वर्ड होते हैं, इंगा, इया, अड़ा, ना, मा। तो इनका जो उच्चारण किया जाता है नाक के स्वर से किया जाता है, नासिका के माध्यम से किया जाता है, इंगा, इया, अड़ा, ना, मा। तो ये आपके 5 वर्ड होते हैं। दूसरा आपका जो अगला इसमें पॉइंट दिया है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन का नाम उत्क्षिप्त व्यंजनों को ही दिया गया है। और इनकी जो परिभाषा है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा गया, जब हम इनका जो उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालु को झटके के साथ स्पर्श करके अलग होती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ये जो 2 वर्ड दिए हुए हैं, एक जो आपका वर्ड है अड़ा और एक आपका वर्ड है अढ़ा, ये जो 2 वर्ड आपके लिखे हुए हैं अड़ा और अढ़ा, जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ तालु को झटके के साथ स्पर्श करती है और अलग हो जाती है। तो इसलिए इन्हें कहा गया उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हीं को कहते हैं नवीन वर्ड, इन्हीं को कहते हैं द्विगुण वर्ड या द्विगुण व्यंजन वर्ड, और इन्हीं को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला आपका पॉइंट आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन में जो हमारी जो श्वास होती है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास जीभ से टकराकर लुढ़कती सी प्रतीत होती है। जब जैसे लुंठित व्यंजन जो है आपका रा, तो रा का जब उच्चारण करते हैं रा, तो रा में क्या होता है, जीभ रोटेट होती हुई बाहर की ओर लुढ़कती से प्रतीत होती है। तो इसे रा को जो हम कहते हैं लुंठित व्यंजन, क्योंकि इसमें श्वास जीभ से टकराकर लुढ़कती सी प्रतीत होती है, लुढ़कती सी लगती है, तो इसलिए जो रा जो है वो लुंठित व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन ला है आपका। और पार्श्विक व्यंजन को ला क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम इसका जब उच्चारण करते हैं तो जीभ थोड़ी सी हमारी मुड़ जाती है, और जीभ के पार्श्व भाग का मतलब होता है, जब हम ला का जब उच्चारण करने चलते हैं तो जीभ जो हमारी ऊपर की ओर स्पर्श करती है, और पार्श्व भाग यानी कि अगल बगल से वायु की मात्रा बाहर निकलती है। अगल बगल से जीभ के भाग में स्थान रहता है, वहाँ से श्वास की मात्रा या वायु की मात्रा बाहर निकलती है, और इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्व भाग का मतलब होता है बगल के दोनों के भाग। तो ये होता है ला। अगला आपका होता है ऊष्म संघर्षी वर्ण। तो ऊष्म संघर्षी वर्ण में इसमें जो हमारी जो श्वास होती है वो श्वास घर्षण एवं गर्म वायु के साथ बाहर निकलती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उसमें जो श्वास निकलती है वो घर्षण करते हुए और गर्म वायु के साथ बाहर निकलती है। ये आपके 4 वर्ड हैं स, श, स,
हा। और हा के कई नाम हैं। हा के देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई नाम हैं। हा को हम कंठ वर्ण भी कहते हैं, हा को ऊष्मीय वर्ण कहते हैं, हा को ऊष्म संघर्षी वर्ण कहते हैं, और इसका एक नया नाम है काकल्य वर्ण, कांकल्य वर्ण। क्योंकि यही अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में कांकल्य वर्ण कौन सा है। तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं कंठ वर्ण, इसलिए क्योंकि ये कंठ से बोला जाता है, तो हा कंठ वर्ण में भी आता है। उस वर्ण सभी लोग जानते ही हैं। ये हमारे सामने एक नया नाम मिला, कांकल्य वर्ण। तो अक्सर ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में कांकल्य वर्ण कौन सा है, तो कांकल्य वर्ण आपका होता है हा। अगला आपका जो प्रश्न है, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। श्वास की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से है। एक जैसे अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण की अगर हम बात करें, इतने भाग की हम बात करें, तो अल्प प्राण में क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो श्वास कम मात्रा में बाहर निकलती है, श्वास कम मात्रा में बाहर निकलती है। और इसमें जो होता है हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये प्रत्येक वर्ग का, जो आपके पांचों वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और प्लस अंतस्थ वर्ण, ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और इनमें अगर आपसे संख्या पूछी जाए कि अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अल्प प्राण में वर्णों की संख्या 19। क्योंकि आपके पहले और तीसरे पाँचवें वर्ग वर्ण लिए गए, तो 5 वर्ग से 3-3 वर्ण लिए गए, तो आपके हो जाते हैं 15 और 4 अंतस्थ, तो 15 4 19, तो आपके 19 अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अब आपका जो दूसरा जो है महाप्राण, महाप्राण में श्वास जो निकलती है वो अधिक मात्रा में बाहर की ओर निकलती है। इसमें श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलती है महाप्राण में। और इसका दूसरा और चौथा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में निकल गया। अब बचे हुए जो दो वर्ण हैं, दूसरा और चौथा, ये प्रत्येक वर्ग का, यानी कि जो पांचों वर्ग हैं, प्रत्येक से दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण, इनमें संख्या होती है 14। क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही वर्ण लिए जाते हैं प्रत्येक से, तो पांचों वर्ग से 2-2 वर्ण लिए गए, तो हो गए 10 प्लस ऊष्म वर्ण 4, तो आपके हो जाते हैं महाप्राण में 14 वर्ण। एक आपको पहचान के तौर पर आपको यहाँ पे एक और सरल सा तरीका बताते हैं याद करने के लिए। पहला, तीसरा, पाँचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण, अंतस्थ अल्प प्राण में, ऊष्म वर्ण महाप्राण में। एक और तरीका आपको बताते हैं, पहला, तीसरा, पाँचवा जो है वो सम संख्याएं हैं, दूसरा चौथा सम संख्याएं हैं, पहला, तीसरा, पाँचवा विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं वाले अल्प प्राण और सम संख्या वाले महाप्राण, इस तरीके से याद कर लें, विषम संख्या वाले अल्प प्राण और सम संख्या वाले महाप्राण। अब एक तरीका और है, एक ये सब तरीका आपको सरल सा समझ में आएगा कि जैसे मैंने ये नीचे जो आपको जो टेबल जो बना के रखी हुई है, इसमें क्या है, जो हमने पांचों वर्ग के पांचों वर्ग लिखे हैं का से लेकर के माँ तक। ये आपका पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पहला ये रहा आपका, ये तीसरा रहा, ये पांचवा रहा, और ये मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा आपके होंगे अल्प प्राण में, और इसी के साथ या, रा, ला, वा, और यहीं पे देखो मैंने ये 19 वर्ण जो आपके पहले, तीसरे, पाँचवें जो आपके जो वर्ण हैं, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। इन्हीं के साथ अंतस्थ वर्ण जोड़े जाते हैं और इनमें वर्णों संख्या होती है 19। आप एक अल्प प्राण में एक चीज़ आप और देखेंगे, जब आप इनकी अंग्रेजी बनाएंगे, का की अंग्रेजी बनाओ तो के, टा की बनाओ टी, ता की बनाओ टी, पा की बनाओ पी, गा की बनाओ जी, जा की जे, डा की डी, दा की डी, बा की बी। तो इसमें सिंगल वर्ण निकल के आते हैं। तो अल्प प्राण में कहने का मतलब यह है कि जब हम आपकी इनकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो किसी के भी साथ एच नहीं बनेगी। लेकिन जब महाप्राण जो वर्ण हैं, दूसरे और चौथे वर्ण वाले, दूसरे और चौथे प्लस ऊष्म वर्ण जो हैं, और महाप्राण में ऐसे वर्ण जिनमें उच्चारण करते समय वायु की अधिक से अधिक मात्रा निकले। एक तो पहचान यही सबसे बढ़िया से का उच्चारण करें क, खा का करें ख, तो खा में
उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है, का के उच्चारण वायु की मात्रा कम निकलती है। तो जिसमें वायु की मात्रा कम निकले वो अल्प प्राण, जिसमें वायु की मात्रा अधिक निकले वो महाप्राण। अब जो हम आपको जो तरीका जो बता रहे हैं याद रखने का, अल्प प्राण में अगर हम वर्णों के अंग्रेजी बनाएं तो उसमें जिसमें एच ना बने तो वो अल्प प्राण, और जिनकी अंग्रेजी बनाए जो उनके साथ एच बन निकल के आए तो वो महाप्राण। जैसे कि अगर महाप्राण का अगर हम कोई भी वर्ड लें तो महाप्राण का कोई भी वर्ड लें तो महाप्राण में आप जैसे देख रहे होंगे, यहाँ महाप्राण में आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम जैसे खा की अंग्रेजी बनाएं तो खा की अंग्रेजी होती है के एच, छा की बनाएं CHH। अगर अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि जो चा है, चा की भी अंग्रेजी बनती है CH, तो आप यहाँ पर भी आप अंतर देख रहे होंगे, यहाँ पे CH है तो यहाँ पे CHH है, यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच निकल के आई। और चा और छा के उच्चारण में देखें, चा में कम वायु की मात्रा बाहर निकलती है, छा के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है। तो कहने का मतलब आप जिस तरीके से याद रखें, अगर आपको इस तरीके से याद हो कि विषम संख्या वाले अल्प प्राण और सम संख्या वाले महाप्राण, या ऐसे याद रखें 135 प्लस अंतस्थ अल्प प्राण, 24 प्लस ऊष्म आपके होंगे महाप्राण। या फिर आप इस तरीके से याद रखें कि जिनकी अंग्रेजी में एच ना निकले वो अल्प प्राण, और जिनकी अंग्रेजी में एच निकल के आए वो महाप्राण। तो इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं ख़त्म होता है। आगे की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं, स्वरों का वर्गीकरण क्या है। तो ये सब आप कल की वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।